क्या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय रेगुलर एम्प्लॉय जैसे राइट क्लेम कर सकते हैं क्या? क्या उनके सभी राइट इवन विद रेफरेंस टू द सैलरी एंड पे स्ट्रक्चर सेम होते हैं क्या? इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 2026 के अंदर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है और इस सवाल का क्लियर कट जवाब दे दिया है। उसी को आज के इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं। सेशन के स्टार्टिंग में ही यह सवाल उठता है कि क्या कोई वर्कर जिसने 20 या इवन 30 साल तक एक ही ऑफिस में काम किया, एक ही काम किया, एक ही जगह वो काम किया, सिर्फ इसलिए कि उसको इक्वल सैलरी और स्टेटस मिले और वो इसे क्लेम कर सकता हो जो दूसरा रेगुलर एम्प्लॉय उस कंपनी में काम कर रहा है, क्योंकि उसका काम भी रेगुलर एम्प्लॉय के काम जैसा ही दिखाई देता है? या फिर कानून कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर और रेगुलर एम्प्लॉय के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचता है? इसी सवाल का जवाब मिला है। केस का नाम है म्युनिसिपल काउंसिल वर्सेस के जयराम एंड अदर 2026 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक स्पष्ट सर्विस लॉ रूलिंग दी है जो म्युनिसिपल वर्कर्स और दूसरे कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर और सभी वर्कर्स को, सभी एम्प्लॉयज को जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर की तरह काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं, उनको प्रभावित करेगी। आज का जो ये फैसला है ये बताता है कि कॉन्ट्रैक्टर के जरिए रखे गए वर्कर रेगुलर एम्प्लॉय के बराबर स्टेटस या पे पैरिटी क्लेम नहीं कर सकते। पूरा फैसला भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों जो कॉन्ट्रैक्टर के जरिए जो एम्प्लॉय रखे जाते हैं, वर्कर रखे जाते हैं, वो रेगुलर एम्प्लॉय के बराबर स्टेटस या पे क्लेम क्यों नहीं कर सकते। और फिर भी कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्यों ह्यूमैनिटेरियन रेगुलराइजेशन की बात क्यों की, उसको भी समझिएगा। चले इसे बिल्कुल सरल, कानूनी और स्पष्ट भाषा में समझते हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं धून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और दूसरे लॉ एग्जाम्स की। वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक चीज बता दूं कि हमारा जो नए लेबर कोड पर जो कोर्स है, बाइलिंगुअल कोर्स, वो स्टार्ट हो गया है। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। लाइव क्लासेस हमारे आपके माध्यम से होती हैं। तो चलिए सबसे पहले इस केस के बैकग्राउंड को समझते हैं, केस के फैक्ट्स एंड बैकग्राउंड को समझते हैं। ये जो विवाद है आंध्र प्रदेश नंदियाल म्युनिसिपल काउंसिल से जुड़ा हुआ है। नंदियाल म्युनिसिपल काउंसिल से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। इस केस के जो मुख्य तथ्य हैं वो ये हैं कि जो रिस्पोंडेंट थे इस मामले के अंदर वो सैनिटेशन वर्कर और दूसरे अन्य कर्मचारी थे। इन्हें डायरेक्टली म्युनिसिपल काउंसिल ने अपॉइंट नहीं किया था, इन्हें मैन पावर कॉन्ट्रैक्टर के जरिए रखा गया था, जिसको हम जनरल भाषा में आउटसोर्स्ड एम्प्लॉय कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टर बदलते रहे लेकिन वो जो सेम वर्कर हैं वो दशकों तक काम करते रहे। मानिएगा जिस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू वो हायर किए गए थे वो चेंज होते रहे, मगर वर्कर, सेम वर्कर एक ही ऑफिस में लगातार काम करते रहे। कई वर्कर ने तो करीब 30 साल तक लगातार काम किया। वर्कर्स ने इस केस के अंदर कहा कि वे रेगुलर म्युनिसिपल एम्प्लॉय जैसा ही काम करते हैं, लेकिन उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है और उनकी मांग थी कि उनका रेगुलराइजेशन हो या कम से कम उन्हें टाइम स्केल पे का मिनिमम तो दिया जाए। और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने उनके इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। लेकिन 2018 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने वर्कर के पक्ष में फैसला दिया और इक्वल पे देने का आदेश दिया। समझिएगा 2018 में इस फैसले में क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें कहा कि जो ये कॉन्ट्रैक्चुअल म्युनिसिपल एम्प्लॉयज हैं इनको भी रेगुलर एम्प्लॉय के तरह इक्वल पे दिया जाएगा। अब इसके खिलाफ क्या हुआ, अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर दबाव बढ़ेगा, पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, तो इसके खिलाफ, इस हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ म्युनिसिपल काउंसिल कहां चली गई, सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट के सामने इस पूरे मामले के अंदर कोर लीगल इशू क्या था। सुप्रीम कोर्ट के सामने इस पूरे मामले के अंदर जो कोर लीगल इशू था, सेंट्रल लीगल इशू वो ये था कि क्या जो थर्ड पार्टी
कॉन्ट्रैक्टर के जरिए रखे गए जो वर्कर हैं वो रेगुलर एम्प्लॉय के बराबर पे और स्टेटस मांग सकते हैं क्या? कि क्या जिन एम्प्लॉयज को, जिन वर्कर को मैन पावर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अपॉइंट किया गया है, जिनको काम पर रखा गया है, क्या वो रेगुलर एम्प्लॉय की तरह पे और स्टेटस मांग सकते हैं? कोर्ट ने यहां पर देखा एम्प्लॉयमेंट का नेचर क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप क्या है, और पब्लिक रिक्रूटमेंट प्रिंसिपल क्या है, और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है संविधान के अंदर, उसकी क्या सीमाएं हैं, उसकी क्या लिमिटेशन है। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो म्युनिसिपल काउंसिल ने यह तर्क दिया कि कोई डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की रिलेशनशिप नहीं है। इन वर्कर को, इन एम्प्लॉयर को म्युनिसिपैलिटी ने, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, म्युनिसिपल काउंसिल ने अपॉइंट नहीं किया। ये कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉय हैं, हमारे नहीं है। पेमेंट केवल कॉन्ट्रैक्टर को करते थे। पार्टी देने से पब्लिक रिक्रूटमेंट सिस्टम टूट जाएगा। अगर हम इनको पैरिटी दे देंगे, रेगुलर एम्प्लॉय के बराबर इनको सेम स्टेटस दे देंगे, सेम इक्वल पे स्ट्रक्चर दे देंगे, तो जो पब्लिक रिक्रूटमेंट सिस्टम है वो टूट जाएगा। जो रेगुलर एम्प्लॉय एग्जाम क्लियर करके अपॉइंट होते हैं, वो पब्लिक रिक्रूटमेंट सिस्टम जो है वो टूट जाएगा। इसलिए इनको रेगुलर एम्प्लॉय जैसे राइट वगैरह नहीं दिए जा सकते। आप मुझे ये बताइए कि आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस केस के अंदर वर्कर्स ने एक दूसरे केस पर भरोसा किया अपने राइट्स को क्लेम करते हुए। जगजीत सिंह केस 2017 का था। अब आगे बढ़ने से पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा स्पष्ट शब्दों में, कि जरा सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति दशकों तक किसी ऑफिस के अंदर काम कर रहा है तो क्या उसका हायरिंग का तरीका मायने रखता है? कमेंट में लिखिएगा यस और नो। अब बात करते हैं इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो कोर रूलिंग है उसको समझते हैं। इस केस में जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस विपुल एम पांचोली की पीठ ने इसमें फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको सेट असाइड कर दिया। यानी कि जो हाई कोर्ट का आदेश 2018 में आया था, जिसमें जिन इन कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर को रेगुलर एम्प्लॉय के हिसाब से के समानांतर पे स्ट्रक्चर, पे प्रोटेक्शन, इक्वल पे दिया गया था, उस ऑर्डर को, हाई कोर्ट के आदेश को सेट असाइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो हैं वो हायर होते हैं किसके थ्रू? कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। यानी कि वो प्रेजेंट एम्प्लॉयर के, मतलब जो यहां पर म्युनिसिपल काउंसिल है उसके एम्प्लॉय नहीं है। रेगुलर एम्प्लॉय के बराबर वो बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते। यहां पर समझिएगा, ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और ये केस इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पता है कि नए लेबर कोड आए हैं। नए लेबर कोड के अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर के लिए जो बेनिफिट्स वगैरह हैं, पीएफ वगैरह हैं, उनके ग्रेच्युटी के लेकर राइट में कुछ सहूलियत दी गई है, और उसमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की भी बात की गई है। और ये फैसला इवन दो पुराने लेबर लॉ से रिलेट करता है, मगर आज के समय में भी जब भी कभी भी ये सवाल उठेगा कि क्या रेगुलर एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय सेम स्टेटस के हैं, सेम स्टैंड करते हैं, तो उस पे ये केस हमेशा साइट किया जाएगा। और ये केस ये साफ साफ कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर्ड होते हैं और उनका रेगुलर एम्प्लॉय के बराबर वो कोई भी बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते हैं। और यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि कोर्ट ने इस मामले के अंदर एक शक्तिशाली ऑब्जर्वेशन भी दी कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है अंडर अ स्टेट एंटिटी इज अ पब्लिक असेट। यानी कि जो सार्वजनिक नियुक्ति की प्रणाली है किसी भी राज्य की इकाई के अंदर, वो एक राज्य का असेट है। और कोर्ट ने यह भी समझाया कि जो रेगुलर अपॉइंटमेंट होती है वो ओपन और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के थ्रू होती है, उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी के लिए होती है और मेरिट बेस्ड पर ही सिलेक्शन होता है।
लेकिन अगर इसके विपरीत अगर हम कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग की बात करें तो उसके रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर की यहां पर एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन होती है कि कॉन्ट्रैक्टर का जिसका मन करे उसको वो अपॉइंट कर सकता है, सिलेक्शन का कोई प्रेस्क्राइब्ड मेथड नहीं होता और फेवरेटिज्म और आर्बिट्रेरीनेस की संभावना भी बढ़ जाती है। मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर का जिसका मन करेगा उसको अपॉइंट करेगा और जिसका नहीं करेगा, जिसको मन नहीं करेगा उसको अपने काम पे वो नहीं रखेगा। अगर हम ऐसी स्थिति के अंदर दोनों को बराबर मानते हैं, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर हैं उसको भी बराबर मानते हैं और रेगुलर एम्प्लॉय भी हैं उनको बराबर मानते हैं, तो इससे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की सैंक्टिटी खत्म हो जाएगी। इससे पब्लिक एंटिटी जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसकी सैंक्टिटी, जो शुद्धता है, वो खत्म हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि हमने अपना न्यू लेबर कोड पर जो बायलिंगुअल कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है। आप इसको हमारी ऐप दून लॉ मेंटर, बारकोड आपको यहां दिखाई दे रहा है, या गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करिएगा दून लॉ मेंटर, वहां से आप हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं, इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। सैटरडे को बायलिंगुअल लाइव क्लास होती है रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। हर सैटरडे आपकी 2 घंटे की लाइव क्लास है, वीकेंड कोर्स है और पूरा 1 साल तक ये कोर्स चलने वाला है, जहां पर इसके हर प्रावधान को बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा और उसके साथ साथ जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही हैं वो भी बताया जाएगा। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सारी चीजों को कवर करते हुए इसमें समझाया और पढ़ाया जा रहा है। इसका जो कोर्स का जो लिंक है, डिटेल वगैरह आपको चेक करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और उसके साथ साथ पिंड कमेंट में भी मिल जाएगा। वहां से आप इसकी कोर्स की डिटेल चेक कर सकते हैं और हमारी ऐप से आप इसका फर्स्ट डेमो लेक्चर भी देख सकते हैं जो लास्ट सैटरडे को हुआ था। वो आप डेमो लेक्चर देखिए, फ्री डेमो लेक्चर है, फर्स्ट डेमो लेक्चर बिल्कुल फ्री है, 2 घंटे का सेशन देखिए और उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको कोर्स में एनरोल करना है या नहीं। अगर आपको पसंद आए, उसमें आपको हमने कोड ऑन वेजेस से स्टार्ट किया है, उसका आप पूरा कोर्स प्लान भी देख सकते हैं। उसको हम कोड ऑन वेजेस को सिर्फ एक कोड को हम लगभग 30 से 32 घंटे के अंदर कवर करेंगे, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। उसके अंदर पूरा बताया है कि कैसे कैसे कवर करेंगे और इसी की तरीके से बाकी के 3 दूसरे कोड जो हैं वो भी कवर कराए जाएंगे। 1 साल की पूरी वैलिडिटी है। डिटेल चेक करिए, डेमो लेक्चर देखिए, फिर उसके बाद आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और मुझसे मिलिएगा लाइव क्लास के अंदर। मैं ही आपको पूरा पढ़ा रहा हूं इस कोर्स को। अब बात करते हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लागू नहीं किया उसको समझते हैं। व्हाई द इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क डिड नॉट अप्लाई इन दिस केस, यहां समझिएगा। हालांकि जो वर्कर हैं उन्होंने जगजीत सिंह केस का हवाला दिया था, समझिएगा। कोर्ट ने जगजीत सिंह का जो 2017 वाला केस था उस केस को इस प्रेजेंट केस से डिस्टिंग्विश किया। कोर्ट ने कहा कि जगजीत सिंह का जो केस था उसमें वर्कर्स जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के द्वारा हायर थे, सरकार ने ही उन्हें हायर किया हुआ था, वो कॉन्ट्रैक्चुअल थे, वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय थे, लेकिन उनकी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट सरकार के द्वारा ही थी, कंसर्न्ड एजेंसी के द्वारा ही थी। वहां पर बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो है वो इन्वॉल्व नहीं था। जबकि जो ये प्रेजेंट केस है, के जयराम केस है, इसके अंदर जो वर्कर हैं वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आए हैं। यहां पर म्युनिसिपल काउंसिल का अपॉइंटमेंट पर कोई भी कंट्रोल नहीं है और जो सिलेक्शंस है उस पर भी कोई कंट्रोल नहीं है और वेजेस तय करने में भी कोई रोल नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ये फंडामेंटल डिफरेंट लीगल रिलेशनशिप है, कि जो लीगल रिलेशनशिप है ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके की है, अलग तरीके की है। इसलिए इस जयराम वाले केस के अंदर, प्रेजेंट केस के अंदर जिसमें कोर्ट का फैसला आया है, यहां पर इक्वल पे डॉक्ट्रिन मैकेनिकली अप्लाई नहीं हो सकता। अब मैं आपसे आगे बढ़ने से पहले आपकी एक राय जानना चाहता हूं। आप मुझे बताइएगा कि क्या राय है आपकी। कोर्ट को सिर्फ काम देखना चाहिए या रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी देखना चाहिए? कमेंट में लिखिए, क्योंकि और उसके पीछे का रीजन भी बताइएगा, क्योंकि यहीं से आपकी क्या लेबर लॉ को लेकर क्या क्लैरिटी है वो बहुत कुछ दिखाती है और दर्शाती भी है। अब बात करते हैं सर्विस लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो इस केस से हमें समझ के आते हैं। इस जजमेंट से निकलने वाले कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है पब्लिक असेट को लेकर। पब्लिक असेट को लेकर क्या पहला प्रिंसिपल है? पहला प्रिंसिपल यही है कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जो सार्वजनिक नियुक्ति प्रणाली है, वो एक पब्लिक असेट है, वो
जनता का ही असेट है, जनता की ही पूंजी है। और दूसरा जो इक्वल पे का जो प्रिंसिपल है वो ऑटोमेटिक नहीं है। तीसरा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप जरूरी है इक्वल पे लेने के लिए, इक्वल पे बेनिफिट के लिए। यहां पर म्युनिसिपल काउंसिल और जो वर्कर थे उनके बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं था। जो ये वर्कर थे ये एम्प्लॉय थे कॉन्ट्रैक्टर के, ठीक है। चौथा, मोड ऑफ जो रिक्रूटमेंट है वो मायने रखता है। और पांचवा, जो कोर्ट है वो कभी भी बैकडोर एंट्री को वैध नहीं कर सकती। कोर्ट कैन नॉट वैलिडेट दी बैकडोर एंट्री इन द सिस्टम। और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो है वो बाईपास भी नहीं कर सकती है कोर्ट। कोर्ट जो है, जो संविधान के अंदर जो सेफगार्ड या सुरक्षा कवच दिया गया है उसको भी बाईपास नहीं कर सकती। हालांकि इस मामले के अंदर कोर्ट ने चेतावनी भी दी कि अगर रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के बीच फर्क मिटा दिया गया तो पूरा हायरिंग सिस्टम का पर्पस ही खत्म हो जाएगा। आप बताइए, क्या आप सुप्रीम कोर्ट की इस बात से एग्री करते हैं या नहीं? आप इस चीज को मत देखिएगा कि आप एक कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हैं या रेगुलर वर्कर हैं तो उस हिसाब से डिसाइड नहीं करके, आप कॉमन सेंस के हिसाब से कि कैसे एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन को इस सवाल को डिसाइड करना चाहिए, आपकी उस पर क्या सोच है बताइएगा। कोर्ट ने क्या कहा कि अगर रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के बीच फर्क मिटा दिया गया तो पूरी हायरिंग सिस्टम का पर्पस ही खत्म हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, आपकी कोई प्रतिक्रिया है, कोई सवाल है, कोई कमेंट है तो वो भी दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं सुपर थैंक्स के माध्यम से, सुपर चैट के माध्यम से। अब बात करते हैं, इस केस के अंदर एक बहुत ही मानवीय पहलू देखने का आया कोर्ट की तरफ से। यहां पर कोर्ट ने एक, इस पर्टिकुलर जयराम के केस के अंदर कोर्ट ने एक बहुत मानवीय पहलू भी जोड़ा। कोर्ट ने कहा कि अथॉरिटी ये देखे कि काम परमानेंट नेचर का है या नहीं। दूसरा, सर्विस अनइंटरप्टेड दशकों से चल रही है या नहीं, कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो वर्कर है बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, दशकों से चल रही है या नहीं। और वर्कर्स कभी अनसेटिस्फैक्टरी वर्क कर नहीं पाए गए, कि मतलब जब भी इन्होंने इतने सालों से काम किया, हमेशा जिस भी संस्था के लिए वो काम कर रहे थे उन्होंने इसके काम में बिल्कुल बढ़िया चीज देखने को मिली। तो रेगुलराइजेशन की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर की जाए। मतलब समझिएगा यहां पर, और ये बात बोलते समय कोर्ट ने बोली कि जो ये पॉसिबिलिटी है सिर्फ इस जयराम केस के लिए है, इसको आने वाले भविष्य केसों के लिए प्रोपाउंड ना किया जाए, क्योंकि यहां पर जो लेबरर्स थे, वर्कर्स थे, उन्होंने लगभग 30 साल तक काम किया और म्युनिसिपल काउंसिल के लिए काम किया, लगातार काम किया, कॉन्ट्रैक्टर बदलते रहे, वर्कर वही सेम रहे, और उनके काम में कभी कमियां नहीं निकाल पाया म्युनिसिपल काउंसिल। तो ऐसी स्थिति में मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए ये पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर की जानी चाहिए कि इनको कैसे रेगुलराइज किया जाए या इनको रेगुलराइज किया जा सकता है या नहीं। मगर इसके साथ साथ कोर्ट ने साफ भी किया कि ये कोई लीगल राइट नहीं है, कि मतलब जो ये म्युनिसिपल काउंसिल के प्रेजेंट केस के अंदर जो वर्कर हैं ये लीगल राइट की तरह क्लेम नहीं कर सकते, बल्कि एक पॉलिसी कंसीडरेशन है कि अगर म्युनिसिपल काउंसिल चाहे और उसे मानवीय पहलू को थोड़ा आगे रखना है तो वो इनको रेगुलराइज करने के बारे में सोच सकती है बेस्ड ऑन द ह्यूमैनिटेरियन फैक्टर्स। और इस केस का जो है मानवीय पक्ष है, इसके बारे में कोर्ट ने स्पष्ट रूप से बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि इसको आप दृष्टांत की तरह नहीं ले सकते और आने वाले भविष्य के केसेस के अंदर इसको अप्लाई नहीं कर सकते कि अगर इन्होंने दशकों तक काम किया है तो इनको रेगुलराइज किया जाए। ये सिर्फ इसी केस के लिए है, और क्योंकि जो हमारा मेन फैसला है, कोर्ट ने कहा कि जो मेन फैसला है वही लागू रहेगा आने वाले केसेस के लिए, कि भाई जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर है वो रेगुलर एम्प्लॉय की तरह सेम बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकता। ये क्या दिखाता है, ये पूरा फैसला है, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन और सोशल जस्टिस, यानी कि सामाजिक न्याय और संवैधानिक मर्यादा जो है दोनों को बैलेंस बनाना चाहती है, उनका बैलेंस बनाना चाहती है। अब अंत में मैं अपने कंक्लूजन की तरफ चलता हूं। इस पूरे केस से हमें क्या सीखने समझने को मिलता है? पहली बात, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर जो हैं वो रेगुलर एम्प्लॉय के बराबर नहीं है, ना वो सेम बेनिफिट क्लेम कर सकते। दूसरा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है वो ऑटोमेटिक नहीं है, वो लिमिटेड है। सिर्फ रेगुलर एम्प्लॉय जो है वो आपस में विज़-अ-वी देमसेल्व्स वो इक्वल पे क्लेम कर सकते हैं, मगर देयर कैन नॉट बी ऑटोमेटिक इक्वल पे प्रिंसिपल एप्लीकेशन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्चुअल एंड द
रेगुलर एम्प्लॉय। तीसरा, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है वो ट्रांसपेरेंसी से ही भरा जाना चाहिए। और जगजीत सिंह केस कॉन्ट्रैक्टर हायरिंग पर लागू नहीं होता है, क्योंकि जगजीत सिंह के केस के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट हुई थी वो डायरेक्टली किसके थ्रू हुई थी? संस्था नहीं की थी, सरकार नहीं की थी। लेकिन ह्यूमैनिटेरियन रेगुलराइजेशन पॉसिबल है इस केस के अंदर, इसके बारे में भी कोर्ट ने बोला। ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण है जुडिशरी एग्जाम के लिए, सर्विस लॉ के लिए, लेबर लॉ के लिए और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट डिस्प्यूट्स के लिए। और अंत में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का आप एग्जाम ओरिएंटेड एनालिसिस करें तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करिएगा। और एक सवाल का जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। क्या दशकों से काम कर रहे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को पॉलिसी के तहत रेगुलर किया जाना चाहिए? क्या दशकों से काम कर रहे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को पॉलिसी के तहत रेगुलर किया जाना चाहिए या नहीं? जवाब जरूर दीजिएगा। और हमारे न्यू लेबर कोड की डिटेल चेक करिएगा। इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया जाता है, आपको बाइलिंगुअल मोड में पढ़ाया जा रहा है, बहुत डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, आपको मास्टर एक्सपर्ट बना देगा। जब आप पूरा वो कोर्स हो जाएगा तो ये मेरी गारंटी है कि आप कहीं किसी लेबर लॉयर से ज्यादा नॉलेज रख रहे होंगे। और पहला डेमो देख लीजिए आपके अंदर ही। और कल मिलिए मुझे रात को 8 बजे लाइव क्लास के अंदर एनरोल करके।